माँ, तुम मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विमला जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसीलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू रश्मि और बेटा राजेश उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि विमला जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, विमला जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और विमला जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो रश्मि करके दे देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते राजेश अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। रश्मि भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी, नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बना कर रख दे। रश्मि बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर विमला जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 4 साल का पोता चिंटू जाग गया। जागते ही बोला, दादी, मेरा दूध। उसे देख विमला जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले चिंटू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में राजेश की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, रश्मि के सिर में दर्द हो रहा है। रश्मि सही कहती है, सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते राजेश भी रसोई में आ गया, साथ में चिंटू भी गोद में था। उसे देखते ही विमला जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। चिंटू को विमला जी के पास छोड़कर ही राजेश वापस अपने कमरे में चला गया। विमला जी देखती ही रह गईं, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और चिंटू और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय राजेश ने रश्मि से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। रश्मि को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर राजेश गुस्से में आकर विमला जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है, पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से ही कब रहने देगा। विमला जी
उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन दोनों बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे। घर में सब लोग, यार दोस्त, रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाई दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी। राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी विमला जी ने हिम्मत करके अपनी दोनों बेटे राजेश और रोहन को संभाला। कितनी परेशानी झेल कर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी करवाई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। विमला जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर रोहन अपने पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर राजेश अपनी पत्नी और विमला जी के साथ रहने लगा। विमला जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। रोहन ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो राजेश को अपने पास विमला जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद राजेश कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट विमला जी के सामने टेबल पर रखते हुए ये यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। विमला जी को राजेश की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर विमला जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार विमला जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को रोहन अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। राजेश और रश्मि भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उन्हें देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं विमला जी से मिल सकता हूँ? आपको विमला जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। राजेश ने कहा, जी मुझे विमला जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में विमला जी अंदर से आई। क्या आप ही विमला जी हैं? जी मैं ही विमला हूँ। आप? जी आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले विमला जी आगे कुछ कहती, राजेश बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? रोहन ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? रश्मि ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसीलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जवान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? राजेश और रोहन एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे
हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर विमला जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीने बाद वो मकान बिक गया और विमला जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो विमला जी भी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगता। वो खुद की मालकिन थी।